अगर हमें भारत के भूगोल का एक मास्टर प्रोजेक्ट या एक परफेक्ट लेआउट तैयार करना हो तो शुरुआत कहाँ से होगी। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। एक खाली कैनवस से शुरू करके हम भारत की सटीक स्थिति, उसका विस्तार और दुनिया के नक्शे पर इसके महत्व को डीकोड करेंगे। कोई रटी रटाई किताबी बातें नहीं, बल्कि हम समझेंगे कि कैसे कुछ भौगोलिक रेखाएं और सीमाएं एक पूरे राष्ट्र की पहचान तय करती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे लेआउट को हम 6 आसान हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले वैश्विक स्थिति, फिर ग्रिड यानी इसका विस्तार, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रतिच्छेदक रेखाएं, भारतीय मानक समय, हमारे पड़ोसी देश और अंत में इस पूरी भौगोलिक स्थिति का रणनीतिक महत्व। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, ऐसा क्या है जो भारत की लोकेशन को पूरी दुनिया के लिए इतना सेंट्रल यानी महत्वपूर्ण बनाता है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जंक्शन है जिसने सदियों से इतिहास और व्यापार को आकार दिया है। चलिए इस रहस्य को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, वैश्विक स्थिति। दुनिया के नज़ारे से देखें तो भारत आखिर है कहाँ। मान लीजिए कि हमने बीच में भारत का एक सुंदर सा नक्शा बनाया है। अगर हम इसे ग्लोबल नजरिए से देखें तो भारत एशियाई महाद्वीप के ठीक दक्षिणी हिस्से में स्थित है। पृथ्वी के गोलार्धों यानी हेमिस्फीयर्स की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। और इसके ठीक नीचे जो विशाल हिंद महासागर है ना, वो इस भूभाग को एक बहुत ही खास पहचान देता है। अब जरा इसके आकार पर आते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये नंबर सुनने में ही कितना विशाल लगता है ना। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। और ये सिर्फ कोई गणित का आंकड़ा नहीं है। इसमें बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, रेगिस्तान और विशाल मैदान सब कुछ समाहित है। और यही 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। इतने बड़े आकार का सीधा सा मतलब है गजब की विविधता, अलग अलग तरह की जलवायु, ढेरों संसाधन और जाहिर सी बात है एक मजबूत भू राजनीतिक ताकत। चलिए अब मैप को थोड़ा और जूम इन करते हैं। भाग 2, ग्रिड यानी वो अक्षांश और देशांतर जो भारत की सीमाओं को तय करते हैं। अगर हम मैप के किनारे एक बॉक्स बनाकर इसके सटीक विस्तार को लिखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। वहीं अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतरीय फैलाव देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये महज हवा में खींची गई लाइनें नहीं हैं, ये पृथ्वी पर उस सटीक बॉक्स को डिफाइन करती हैं जहां भारत मौजूद है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन डिग्रियों को जब हम किलोमीटर में बदलते हैं तो मैप देखने में भले ही एकदम सिमेट्रिकल लगे, लेकिन उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। यानी उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम के मुकाबले लगभग 300 किलोमीटर ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, प्रतिच्छेदक रेखाएं। चलिए देखते हैं कि देश के बीच से गुजरने वाली इन लाइनों का क्या असर होता है। इमेजिन कीजिए कि हमने मैप के बिल्कुल बीचों बीच एक मोटी लाल लाइन खींच दी है। यह है कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये लाइन देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, जिससे जलवायु भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय। और ये मोटी लाल लाइन कोई छोटी मोटी दूरी तय नहीं करती। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलें तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान को हल्का सा छूते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम तक। ये सच में देश के बीचों बीच से गुजरने वाली एक शानदार भौगोलिक यात्रा है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, भाग 4, भारतीय मानक समय। वो एक समय जो इस पूरे विशाल देश को बांध कर रखता है। इस मैप पर एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की एक खड़ी रेखा जो प्रयागराज के पास उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। पूरे देश की घड़ियों को सेट करने के लिए इसी लाइन को बेस माना गया है। सोचिए अगर हम मैप के कोने में एक घड़ी बना दें तो वो क्या समय दिखाएगी। असल में पश्चिम में गुजरात और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के बीच असली सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। पर देश में कोई टाइम ट्रैवल जैसी उलझन ना हो, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व को भारतीय मानक समय यानी IST मान लिया गया। पूरा देश ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है।
मतलब 2 घंटे का फासला होने के बावजूद पूरे देश की घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं। चलिए अब नजरिया थोड़ा बाहर की तरफ करते हैं। भाग 5, हमारा पड़ोस। किसी भी देश का लेआउट उसके पड़ोसियों के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। चलिए इस मैप के चारों ओर कुछ तीर बनाते हैं। ये स्थलीय और जलीय पड़ोसी ही व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति का असली आधार तय करते हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले स्थलीय पड़ोसी, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ये हो गए कुल 7 देश। और फिर आते हैं समुद्री पड़ोसी, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव। तो आप देख सकते हैं कि भारत कितने अलग अलग और विविध देशों से घिरा हुआ है। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, भाग 6, रणनीतिक महत्व। दुनिया के मंच पर भारत की इस लोकेशन की असली ताकत क्या है? सब कुछ मिलाकर देखें तो एक बात साफ है, भारत सिर्फ एक बड़ा देश नहीं है। हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से इसकी लोकेशन बेजोड़ है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करता है। कूटनीति हो या इकोनॉमी, ये सेंट्रल पोजीशन भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बेहद अहम और ताकतवर खिलाड़ी बनाती है। तो इस पूरे लेआउट को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आने वाले समय में हिंद महासागर में भारत की ये शानदार केंद्रीय स्थिति एशियाई जियोपॉलिटिक्स के भविष्य को कैसे आकार देगी? क्योंकि भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं है, ये वो कैनवस है जिस पर भविष्य लिखा जाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस भौगोलिक यात्रा पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर जरूर विचार कीजिएगा।